नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा 23 अप्रैल 2023 को एक नया सर्कुलर उच्च पेंशन को लागू किए जाने को लेकर जारी किया है, तो उसी सर्कुलर के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले भी ईपीएफओ द्वारा कई सर्कुलर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जारी किए गए हैं। तो उसी की चेन में ये एक नया सर्कुलर जो है वो ईपीएफओ द्वारा 23 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है, जिसमें जो जॉइंट ऑप्शन का विकल्प है तो उसकी स्क्रूनिटी हेतु जो डायरेक्शन है तो वो ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो सर्कुलर जारी किया गया है तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आवेदन किया हुआ है तो उसकी जांच किस तरह से होगी, उसकी स्क्रूनिटी किस तरह से होगी, और अगर आपने इसको लेकर जो कोई अपडेट है वो नहीं किया है, डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो 3 मई 2023 के पहले जो समय है तो उससे पहले ही आपको ये जो जानकारी है वो भी मिलने वाली है, क्योंकि किस तरह से जांच की जाने वाली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये जो सर्कुलर जारी किए गए हैं तो उसके बारे में जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि सर्कुलर में ईपीएफओ द्वारा यह जो प्रोसेस है तो वो इस सर्कुलर में बताई गई है। तो वीडियो के साथ अंत तक बनिएगा ताकि ये जो सर्कुलर है तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अगले आने वाले हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो वो आपको समय समय पर जानने को मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी 23 अप्रैल 2023 को ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2022 को अंतिम आदेश दिया गया था, तो उस आदेश को लागू करने हेतु जो जॉइंट ऑप्शन का विकल्प ईपीएफओ द्वारा दिया गया है तो उसकी क्रोनिटी किस तरह से की जाएगी, कौन कौन से पॉइंट को चेक किया जाएगा, तो उसको लेकर जो है एक सर्कुलर 23 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो सर्कुलर है वो यहाँ पर 23 अप्रैल 2023 को जो है वो जारी किया गया है। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये नहीं हो रहा है, मैं इसकी स्क्रीन पर एक कॉपी आपको चिपका के दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो सर्कुलर है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी जोनल ऑफिसेस, ऑल आरपीएफसी ऑफिस इंचार्ज रीजनल ऑफिसेस को ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा 23 अप्रैल 2023 को जारी किया है। और इस सर्कुलर में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन और जॉइंट ऑप्शंस, स्क्रूनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेज डिटेल्स सबमिटेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिगार्डिंग। तो जी हाँ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर द्वारा जो वेज सीलिंग के ऊपर जो यहाँ पर डिटेल सबमिट किए गए हैं तो उसको किस तरह से वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, उसको किस तरह से चेक किया जाएगा, तो उसको लिए ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। तो जी ये जो सर्कुलर जारी किया गया है तो इसमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो अभी हम आपको बता देते हैं। इस सर्कुलर में कहा है, मैडम और सर प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शन इशू वाया सर्कुलर डेटेड 29 दिसंबर 2022, 5 January 2023, 25 January 2023 and 20 February 2023 regarding the Honorable Supreme Court judgment dated 4th November 2022 in Sunil Kumar D. Vase's order. This circular is issued in condition of the earlier instruction via above circulars. Further, an online facility has been deployed and it's valid up to 3rd May 2023 for receipt of the following through the employers: application forms for validation of joint option from the employee who retired prior to 1st September 2014 and joint option forms from the employees who were member on 1st September 2014. Application or joint option will be examined by field. In case the requirements are completed, the wage details submitted by the employers will be verified with the data available with the field offices. The case where field offices detail and employer detail matches, the due will be calculated and order will be passed by APFC or RPFC to RPFC1 for depositing or transferring the dues.
The case where there is a mismatch, the same will be informed to the employer and the employee or pensioners by APFC or RPFC. They will be given time for 1 month to complete the information. तो जी यहाँ पर जो जॉइंट ऑप्शन में आपने जानकारी दी है तो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो जानकारी फील्ड ऑफिसेस में अवेलेबल है और पेंशनर्स द्वारा या फिर एम्प्लॉयज द्वारा सबमिट की गई है जॉइंट ऑप्शन को भरते वक्त, तो वो अगर मैच होती है तो जो संबंधित फील्ड ऑफिसेस है वो आपको आपका जो ड्यू है तो वो जमा करने के लिए कहेगा या फिर ट्रांसफर करने के लिए कहेगा। या फिर आपके जो डिटेल है वो मिसमैच होते हैं, वो सही नहीं पाए जाते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो 1 महीने का समय दिया जाएगा ताकि आप जो है वो जो भी मिसमैच डिटेल है तो वो करेक्ट करके फिर से आपका आवेदन जो है वो कर सके। उसके बाद भी अगर आपका जो मैच नहीं होता है जो डिटेल्स है वो, तो आपका आवेदन जो है वो अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, इन केस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म और जॉइंट ऑप्शन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर बिफोर any rejection, an opportunity will be given to the employer for providing additional proof or evidence or correct any mistake or errors, including those made by employees or pensioners. Such opportunity will be for a period of 1 month and under information to the employees or pensioners. तो यहाँ पर कहा गया है कि इन केस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म और जॉइंट ऑप्शन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो आवेदन किया गया है वो एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है, तो ऐसी केस में रिजेक्शन के पहले एक अवसर जो है वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो एडिशनल प्रूफ या फिर एविडेंस से जो है वो मिस्टेक करेक्ट करने के लिए जो है वो जमा कर सके, या फिर आवेदन में कोई मिस्टेक है जिसमें कि एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर पेंशनर की तरफ से, तो वो यहाँ पर 1 महीने के भीतर जो है वो करेक्ट करने का एक और मौका पेंशनर्स या फिर एम्प्लॉयज को यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आप ये जो सारे इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं तो वो ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किससे आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई किए जाने वाला है, और वो अगर सही नहीं पाया जाता है तो आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन दिए जाने वाली है, और उसके बाद आपको उसे करेक्ट करने के लिए कितना समय दिया जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इस सर्कुलर में है, इन केस वेयर द सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट और सीम्स erroneous or any information in application or joint option form needs correction, request or not intimation to the employees or pensioners within 1 month. If completed information is received, the case shall be processed further as at 3 above. However, if the complete information is not received within 1 month, one order will be passed on merit by APFC, RPFC 2 और RPFC 1। तो जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है, इन केस वेयर द सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटेड और सीम erroneous or any information in application joint option form is need to correction request or not found eligible, EPFC RPFC will seek information from the employers and information to the employees or pensioners within 1 month. If complete information is received, the case shall be processed further to at the above point number 3 या यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 पहले मैंने आपको बताया कि जो आवेदन प्राप्त हुए हैं तो उनका डेटा जो है वो वेरीफाई किया जाएगा ईपीएफओ के डेटा के साथ। उन्होंने जो डिटेल दी हुई है उनकी जो वेज सीलिंग लिमिट है उनके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उसका तो वो मैच किया जाएगा। अगर मैच होता है तो जो भी एरियर की अमाउंट बनती है यानी जो अधिक कंट्रीब्यूशन बनेगा तो वो जमा करने के लिए कहा जाएगा। एक तो पीएफ खाते से सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर पेंशनर से तो उनको जमा करने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो वो बताया हुआ है कि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त होने के बाद फिर से अगर उसे जो है वो चेक करने के लिए यहाँ पर सबमिट किया जाता है और उसमें कोई यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी होती है इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन जो जॉइंट ऑप्शन में
करेक्शन के लिए यहाँ पर कही गई थी, तो वो अगर एम्प्लॉय द्वारा पेंशनर द्वारा 1 महीने के भीतर जो है वो जमा नहीं किया जाती है तो उसके ऊपर जो है वो आरपीएफसी द्वारा जो अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा, ऐसा कहा गया। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है तो वो है ग्रीवियंस रिड्रेसल का भी है। एनी ग्रीवियंस बाय द एप्लीकेंट कैन बी रजिस्टर्ड ऑन ईपीएफ आईजीएमएस आफ्टर सबमिशन ऑफ हिज रिक्वेस्ट फॉर्म and payment of dues contribution if any. The registration of such grievance shall be under specified category of higher pension with reference to Supreme Court judgment dated 4th November 2022. All such grievances shall be addressed and deposited at the level of November office. At the level of nominated officers, grievance will be monitored by the office in charge of regional office and zonal office. This circular issued with the approval of CPFC. तो जी यहाँ पर जो आपका आवेदन जो है वो जमा किया गया है तो उसकी स्क्रूनिटी जो है वो किस तरह से की जाएगी, तो उसको लेकर ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। इसी तरह से जो दूसरा सर्कुलर है तो वो भी यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है ताकि जो आपको डिटेल है तो वो पूरी तरह से मिल जाए। तो जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो एक नया अपडेट आया था, एक नया सर्कुलर आया था, तो उसमें यहाँ पर जो जॉइंट ऑप्शन का विकल्प है तो वो किस तरह से जो है वो वेरीफाई किया जाएगा और अगर उसमें कौन सी दिक्कतें पाई जाती है तो वो करेक्ट करने के लिए कितना समय दिया जाएगा तो वो बताया गया है। तो जी हाँ, अभी आपको पता है कि 1 महीना जो है वो पेंडिंग है। ऐसे में यहाँ पर अभी यानी 3 मई का जो समय है तो वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जो समय दिया हुआ है 1 महीने का तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो कोई दिक्कत आती है तो वो ईपीएफओ द्वारा जैसे ही सूचित की जाती है तो आप उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। इसी तरह से एक और नया सर्कुलर जो है वो ईपीएफओ द्वारा इसी जानकारी के संदर्भ में जो है वो जारी किया गया है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये 2 सर्कुलर जो है वो 23 अप्रैल 2023 को ईपीएफओ द्वारा लगातार जारी किए गए हैं, जिसमें हमने पहला सर्कुलर देखा। अभी दूसरा जो सर्कुलर है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अभी ये जो अगला सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो नंबर है तो वो है 405, लास्ट के 3 डिजिट है। तो ये 2 सर्कुलर जो है वो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो कि एडिशनल सीपीएफसीज को, जोनल ऑफिसेस को और ऑल आरपीएफसी ऑफिस इंचार्ज रीजनल ऑफिसेस को जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर ईपीएफओ हेड ऑफिस बीकाजी कामा प्लेस 14 दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। अभी सर्कुलर में कहा गया है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन और जॉइंट ऑप्शन, स्क्रूनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेज डिटेल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग। डियर सर एंड मैडम, please refer to the instruction issue via circular dated 29 December 2022, 5 January 2023, 25 January 2023 and 20 February 2023 regarding the Honorable Supreme Court judgment dated 4th November 2022 in Sunil Kumar B versus others. This circular is issued in continuation of the earlier instruction via above circular. तो इससे पहले जो सर्कुलर जारी किए गए थे जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये जो दोनों सर्कुलर है तो वो जारी किए गए, जिसमें से पहला सर्कुलर हमने अभी देखा और ये जो अगला सर्कुलर है तो वो यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है फर्दर एन एडिशनल फैसिलिटी हैज बीन डिप्लॉयड एंड इज अवेलेबल अप टू 3rd May 2023 फॉर रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द एम्प्लॉयर्स। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड प्रायर टू 1 September 2014 एंड जॉइंट ऑप्शंस फॉर्म फ्रॉम द एम्प्लॉयज हु वेयर मेंबर ऑन 1 September 2014। तो जी यहाँ पर 2014 के पहले जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है और 2014 सितंबर से अभी तक जो एम्प्लॉयज है तो उनके जो जॉइंट ऑप्शन के फॉर्म है तो उनकी स्क्रूनिटी को लेकर ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। द एप्लीकेशन फॉर्म्स और जॉइंट ऑप्शन फॉर्म एज रिसीव्ड विल हैव टू बी स्क्रूनिटाइज्ड फॉर द फॉलोइंग: approval of joint request to contribute to provident fund on actual or higher pay along with employees undertaking to pay administrative charges on actual pay and constitution to provide further fund as per the provident of EPF scheme 1952. Then second point of this is that
contribution to pension fund on actual or higher pay as per the provisions of EPS 1995. The parameter on which the joint application may be scrutinized could be but not limited to all information is provided in the application or joint option have been weighted and approved by employer. Form is not approved by the employer. Complete information is not provided in the application or joint option and has been weighted and approved by the employer. Scrutiny of category 4(1) cases. Applications or joint option will be examined for the completeness of provided record as per para 3 of the circular by the deadline assistant. In case the record are completed, the file will be marked SS or AO with the comment that it is category 4(1) case for further examination. The concerned SS or AO will review and if found in order will forward to file with his comment to the APFC or RPFC2. He will also make an entry in a list wherever each case, file number, category, name of the establishment and its status will be mentioned. If not found in order, will be written file with his comment to the DA or the category improperly. SS or AO will also make an entry in a list where in each case, file number, category, name of the establishment and its status will be prepared. APFC or RPFC2 will scrutinize category 4(1) cases and will be get the wage detail verified through deadline assistant, SS and AO with the data available with the field office. The record for Form 3A or R, 7PS, Form 6AR or 8PS, DCBR, challans, legacy data and ECR or any other relevant document will be utilized for this purpose. The cases where AFO details and employer's details matches the due will be calculated and order will be passed by APFC or RPFC1, RPFC2 for depositing or transferring the dues. A separate circular will be issued for this purpose. तो जी यहाँ पर एक और सर्कुलर जो है वो जारी होने वाला है ऐसा बताया गया है. द केसेस वेयर फील्ड ऑफिस डिटेल एंड एम्प्लॉयर डिटेल मैचेस द ड्यू विल बी कैलकुलेटेड एंड an order will be passed by APFC and RPFC1 for depositing or transferring the dues. A separate circular will be issued for this purpose. The cases where is mismatch following process will be followed. तो जी यहाँ पर जो आवेदन प्राप्त होंगे और उनका डेटा मैच नहीं होगा तो उनके लिए यहाँ पर ये प्रोसेस जो वो फॉलो होगी ऐसा बताया गया. द मिसमैच विल बी इन्फॉर्मेड टू एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई पेंशनर्स बाय APFC RPFC2. They will be given a time of 1 month to complete the information. In case information is received, the steps mentioned at point number 4 and 5 above will be followed. In case information is not received, the APFC RPFC will make recommendations to the basis of merit based on which RPFC will pass or relevant order. Scrutiny of category 4(2) cases. In case submitted application form or joint option is not approved by the employer, the DA will categorize the as 4(2) cases and send it to SS or AO. SS or AO will prepare the information draft to the member and establishment and put up order to APFC and RPFC2. APFC, RPFC2, RPFC1 will reject the cassette and inform the member citing the reasons given by the establishment for non-approval. However, before any such rejection, an opportunity will be given to the employer for providing any additional proof or evidence or correct any mistake, error including made by the employees or pensioners. Such opportunity will be form a period of 1 month and under intimation to the employees and pensioners. Scrutiny of category 4(3) cases. In case where submitted information is not completed or seems erroneous, the DA will prepare the list of all relevant information to be sought from the employer. Then second is SS or AO will thereafter with his comment get the order of APFC RPFC2 for seeking such information.
Then third point is APFC, RPFC2 will seek information from the employer under intimation to the employees and pensioners within 1 month. In case complete information is not received within 1 month, the order will be passed by merit by the EPFC, RPFC2 and RPFC1. Then fifth point is, in case where complete information is received, they will be scrutinized as per category 4(1) cases. There may be special circumstances requiring examination of record of the establishment trust, especially for rectification of wage detail. In such cases, with the due permission of RPFC1, terms may be formed. This team may, if necessary, verify the detail after giving due notice of 7 days in advance as follows. Sufficient number of teams with one or more EOs or AOs along with the one or more detail assisting should be dependent to establishment for verification of said wage detail. The team will be verify the record of the establishment trust in respect of only the concerned members or pensioners as per the establishment wise list prepared. Effort should be made to get detail verified in respect of all members pensioners of the establishment in one go. The team shall submit their report to the EPFC RPFC2, who shall, after satisfying himself of the eligibility or non-eligibility of the member pensioners, take final decision in the matter, pass seeking order. If any application or joint application is not found eligible, then the opportunity shall be given to pensioners, members and the employers to submit the requisite evidence detailed through the employers only. However, before any such rejection, an opportunity will be given to employer for providing any additional proof or evidences or correct any mistake, error, including those made the mistake by employees or pensioners. Such opportunity will be for a time period of 1 month and under intimation to the establishment or Such opportunity will be for a time period of 1 month and under intimation to the employees or pensioners. The monitoring mechanism also given in this circular, that is, office in charge of the concerned regional office will send a weekly monitoring report to the respective zonal office in the format attached as Annexure A. Zonal office will also report the arranged position to the zonal weekly to the pension division at head office. देन यहाँ पर जो पॉइंट है ग्रीवियंस रिड्रेसल का, तो वो फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, जो कि है एनी ग्रीवियंस बाय द एप्लीकेंट कैन बी रजिस्टर्ड ऑन EPF IGMS आफ्टर सबमिशन ऑफ हिज रिक्वेस्ट फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ ड्यूज कंट्रीब्यूशन इफ एनी. The registration of such grievance shall be under specified category of higher pension with reference to Supreme Court judgment dated 4th November 2022. All such grievances shall be addressed and deposited up at the level of nominated officers. Grievances will be monitored by the office in charge of the regional office and zonal offices. तो जी यहाँ पर ये जो दोनों सर्कुलर है वो जारी किए गए हैं, जिसमें आपका जो जॉइंट ऑप्शन का विकल्प है वो किस तरह से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, किस तरह से वेरीफाई किया जाएगा, और अगर वो पाया जाता है कि उसमें कोई मिस्टेक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं दी गई है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो उसको लेकर जो है वो एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को या फिर पेंशनर्स को सफिशिएंट 1 महीने का समय जो है वो दिया जाएगा. और इसके भीतर भी अगर आपकी तरफ से करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी जाती है तो आपका जो आवेदन है तो वो रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है. तो जी आज के इस वीडियो में जो EPFO द्वारा 23 अप्रैल 2023 को सर्कुलर जारी किए गए थे, जिसमें किस तरह से आपके जॉइंट ऑप्शन के विकल्प का जो स्क्रूटिनाइजेशन है वो किया जाएगा, तो उसके बारे में जानकारी दी हुई थी. तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है. तो जी हाँ, यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ, पेंशनर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि ये जो सर्कुलर EPFO द्वारा जारी किए गए हैं तो उसमें जो जानकारी दी गई है तो वो क्या है और किस तरह से उच्च पेंशन का जो आपका आवेदन है तो वो वेरीफाई किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, और उसके बाद आपको किस तरह से इंटीमेशन किया जाएगा और किस तरह से आपका जो आवेदन है तो वो अप्रूव होगा.
तो जी आज के इस वीडियो में ये जो सर्कुलर जारी किया गया था तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो जानकारी दी गई है तो वो आपको फायदे की जरूर साबित होगी। अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों को, कर्मचारियों को पता चल सके। और इसी तरह से जो अगले आने वाले अपडेट है तो वो अपडेट जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी अगले आने वाले अपडेट है तो वो आपको समय समय पर जानने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।